हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक के साथ जो एमटीएस हवलदार के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलो चलते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो मौलिक अधिकार हैं जैसे पहले नंबर पे समता का अधिकार। तो समता का अधिकार क्या कहता है? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समता का अधिकार के बारे में बताया गया है। कहाँ? 14 से 18 के बीच में समता के अधिकार के बारे में बताया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद जी स्वतंत्रता का अधिकार कितने में बताया हुआ है? तो स्वतंत्रता का अधिकार बताया हुआ है को स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया हुआ है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में। और चौथा पे है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बताया हुआ है 25 से 28 के बीच में। और उसके बाद संस्कृत और शैक्षिक अधिकार बताया हुआ अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में। संवैधानिक उपचार का अधिकार बताया गया है अनुच्छेद 32 में। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समता का अधिकार। तो समता का अधिकार मतलब समता के अधिकार में क्या क्या आता है? तो ये अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में बताया हुआ है समता के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 15 में बताया गया है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग का या जन्म स्थान के आधार पर मतभेद का निषेध। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बताएंगे समता के अधिकार में। चौथे पीढ़ी की ओर चलते हैं और आगे। तो 16 में बताया गया है सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। 16 अनुच्छेद में बताई गई है सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अवमूल्यन, यानी अस्पृश्यता बताई गई है 17 अनुच्छेद नंबर 17 में। 18 में बताया गया है अनुच्छेद उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किस में दिया हुआ है? तो 18 में कोई प्रकार की उपाधि का अंत दिया गया है। अगर मान लो, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे नंबर पे है स्वतंत्रता का अधिकार। अब दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो अपना कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो वो कितना कहाँ से कहाँ तक है? तो 19 से लगा के कहाँ तक है? तो ये है 19 से लगा के ये 22 तक। 19 से लगा के कहाँ तक है? तो 19 से है, ये है 19 से 22 तक। 19 अनुच्छेद से लगा कर 22 अनुच्छेद तक। तो 19 में क्या कहता है? 19 कहता है वाक और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता। वाक एवं व्यक्तिगत की स्वतंत्रता, यानी इनमें बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 20 में क्या बताया हुआ है? अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। तो जो अपराध करे उसके हिसाब से संरक्षण दिया गया है। और 21 में बताया हुआ है अनुच्छेद 21 बताया हुआ है प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण। ये दो किसी भी हालत में 20 और 21 कभी अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते। कोई चाहे राष्ट्रपति कानून लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये दो आर्टिकल ख़त्म नहीं किए जा सकते। चलिए 21 के बाद अपन 22 की तरफ चलते हैं। तो अनुच्छेद 22 कहता है कुछ मामलों में गिरफ्तार और निरुद्ध के संरक्षण। कुछ मामलों में गिरफ्तार और निरुद्ध में संरक्षण। तीसरे नंबर का अपना हुआ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या आ जाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार 23वें नंबर बोलता है मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का निषेध है। में अगर तुम 14 वर्ष से कम के अगर बच्चों से कार्य करवाओगे तो उस पर भी वह निषेध हैगी। 14 वर्ष से कम के बच्चों पे, यानी 14 वर्ष से वह बालिग हो जाता है काम करने के। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं। 24 नंबर का अनुच्छेद कहता है
कारखानों और खानों में 14 से 21 वर्ष के बच्चों के लिए आयु निषेध इसमें ही बताया गया है, ठीक है ना। फिर आ जाता है धर्म की एकता का धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का कहता है 25 अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण करने के लिए प्रचार करने की स्वतंत्रता। क्या है? धर्म, कोई भी तुम धर्म अपना सकत हो, कोई भी धर्म का तुम प्रचार कर सकत हो, इसमें ये बताया गया है। चलिए 8 में चलते हैं। तो 8वां अनुच्छेद धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब तुम कोई भी धर्म के प्रबंधक स्वतंत्र हो। 27 में कहा गया है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान करने की स्वतंत्रता। तुम कोई भी 27वें अनुच्छेद में कही गई है तुम कोई भी धर्म के लाने प्रचार के लाने तुम कुछ भी भुगतान करने के लिए स्वतंत्र हो। 28 में कहता है धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से मुक्ति, तुम कोई भी धर्म की शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हो, अनुच्छेद 28 कहता है, ठीक है। 28 कहता है। 9वां कहता है संस्कृत और शिक्षा अधिकारी, अनुच्छेद 29 से 30 तक। तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ये में अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बताया गया है 29 में। 30 में बताया गया है शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने अल्पसंख्यकों का अधिकार, ठीक है ना। इसमें अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है। 10वां कहता है 32 जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। कौन से? अनुच्छेद नंबर 32 को, अनुच्छेद 32 को, ठीक है। यहाँ पे अपने फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो जाते हैं। चलते हैं कुछ और टॉपिक पर। तो अब आ गए अपन DPSP, मतलब राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। इस टॉपिक से भी 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो चलो चलते हैं अपन DPSP के बारे में जानेंगे। तो अनुच्छेद 37 कहता है DPSP एक अनुप्रयोग है। अनुच्छेद 39 का ये कहता है सामान्य न्याय और मुक्ति कानून सलाहकार। इनमें कोई भी सलाहकार मुक्ति सलाहकार है, ठीक है। 40 में कहा हुआ है ग्राम पंचायत का गठन। तो अनुच्छेद 40 में कहा बताया हुआ है ग्राम पंचायत का गठन। ये अनुच्छेद हर बार पूछता है क्वेश्चन, इसलिए इसको अंडरलाइन कर लें। अनुच्छेद 48 कहता है 48 ये कहता है पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वन्य जीव संरक्षण के लिए निर्धारण करना है। 49 कहता है स्मारक और प्राकृतिक महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। तो अनुच्छेद 50 में दवा है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में दवा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अब अपन समझते हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद तो 52 में सबसे पहले नंबर अनुच्छेद 52 में दिए गए है भारत के राष्ट्रपति, यानी संविधान बता हुआ है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्य शक्ति, यानी भारत के राष्ट्रपति होगा उसकी कार्य शक्ति बताई गई है। 54 में बताई गई है राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 54 में बता हुआ है राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 में बताया गया है राष्ट्रपति के चुनाव के तरीका। अनुच्छेद 55 में बताया गया है राष्ट्रपति के चुनाव के तरीका। अनुच्छेद 56 में बताया गया राष्ट्रपति की पदावधि मतलब ये कितने वर्ष तक रहे हैं। अनुच्छेद 57 में बताया हुआ है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता बताई गई है। अनुच्छेद 58 में बताई गई राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता। इसमें योग्यता बताई गई, मतलब वह क्या होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, वह किसी लाभदायक पद पर ना हो, और वह ऐसी
बहुत सी चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बताएंगे जो मिलेगा। 59 में बताया हुआ है राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें। इसमें कार्यकाल की शर्तें बताई गई हैं। अनुच्छेद 60 में बताई गई है शपथ। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का, नहीं, सुप्रीम कोर्ट का। एक मिनट भाई, इसको हटा दूं, रेजर। चल, क्या कहता है? हाँ, अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान मतलब इसमें राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया। 61 में बताया गया है महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हो सकती है, पर महाभियोग लगाने से पहले इन्हें 14 दिन पहले सूचित करना पड़ा था। अनुच्छेद 62 बताते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्त को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक व्यक्तियों को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल का व्यक्तिगत। तो बताओ राष्ट्रपति के चुनाव राष्ट्रपति की पदवी कितने दिन तक खाली रह सकता है? तो 6 माह तक। कितने? 6 माह तक। 6 माह से ज़्यादा नहीं रह सकता। अदर अनुच्छेद, तो अदर अनुच्छेद में 76 अनुच्छेद 76 का बता भारत के लिए महान्यायवादी। भारत के लिए महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 में संसद का संविधान। अनुच्छेद 79 बताया हुआ है संसद का संविधान है। अनुच्छेद 80 में बताया हुआ है राज्यसभा की संरचना। तो मतलब सीधी सी बात है, सरला याद कर लो, सरला से 3 अनुच्छेद याद हो जाएं। सा से संसद है जो कितनी 79 में। रा से राज्यसभा है 80 में और लोकसभा है 81 में। ठीक है, 81 में लोकसभा बताई। तो मतलब ये 3 याद कर लो, सरला कर लो एक ट्रिक, इससे 3 आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे। चलते हैं आगे। तो जनगणना, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो जनगणना से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो किस क्षेत्र की है? तो दादर एवं नागर हवेली की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो ए 7.28%, बी 21.8%, सी 11.25%, डी 17.72%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब 17.72%। तीसरा क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो इसमें है दमन एवं दीव, बी है पांडुचेरी, सी है दादर एवं नागर हवेली और डी है दिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, नहीं सी, दादर एवं नागर हवेली। 23वें नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में निम्नलिखित में से किस का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो ए उत्तर प्रदेश का, बी बिहार का, सी दिल्ली का, डी चंडीगढ़ का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दिल्ली का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। 5वां क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक, अभी वो केंद्र शासित प्रदेश की बात हुई थी, अब जी राज्य की बात हो रही है। तो राज्य में कौन सा है? बिहार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व में। 6वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता का उच्चतर स्तर है? मतलब सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? तो ए मिजोरम की, बी बंगाल की, सी गुजरात की, डी पंजाब की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम की।
चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अब जनसंख्या घनत्व उसको तो सबसे ज़्यादा है, कौन को? बिहार को। तो अब सबसे कम किसको है? तो ए अरुणाचल प्रदेश का, बी सिक्किम का, सी झारखंड का, डी मेघालय का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अरुणाचल प्रदेश का। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? अब भारत की साक्षरता दर के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ए में यहाँ का 62%, बी में है 74%, सी में है 78%, डी में है 82%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब 74%। अपने भारत की साक्षरता दर कितनी बताई गई है? 74% बताई गई है, वो अभी 2011 की जनगणना के अनुसार। 9वां क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक है? मतलब जनसंख्या वृद्धि दर कम है, जनसंख्या वृद्धि दर कम है। तो वह कौन से राज्य की है? तो ए केरल की, बी तमिलनाडु की, सी नागालैंड की, या डी मध्य प्रदेश की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड की। नागालैंड की है सबसे कम जनसंख्या। 10वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात सबसे कम है। तो ए राजस्थान का, बी उड़ीसा का, सी आंध्र प्रदेश का, डी हरियाणा का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हरियाणा का। सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन पे, भारतीय जनगणना 2011 कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी? कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी? तो दीदी ए 18 भाषाओं में, बी 16 भाषाओं में, सी 19 भाषाओं में, डी 22 भाषाओं में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब 16 भाषाओं में। 12वें नंबर क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग भागीदारी कितनी है? तो भारत की भागीदारी कितनी रही है? तो ए 14.5%, बी 17.5%, डी 19.5% और डी 21.5%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब 17.5%। 13वां नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है? तो किस अनुसूची में डाला गया है जनगणना को? तो जनगणना को ए 3 में, बी 5 में, सी 7 में, या डी 9 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब 7वीं अनुसूची में जनगणना के बारे में बताया गया है। 14वां क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? अब भारत का लिंगानुपात पूछोगा तो अब वो राज्य को लिंगानुपात है, तो अब जो भारत को लिंगानुपात पूछोगा तो ए प्रति 1000 पुरुषों पर 740 महिलाएं, या प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, या प्रति सी क्वेश्चन कह रहा हूँ 1000 पुरुषों पर 975 महिलाएं, या डी प्रति 1000 पुरुषों पर 955 महिलाएं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य की सबसे अधिक है? तो ए मेघालय की, बी मध्य प्रदेश की, सी बिहार की, या डी छत्तीसगढ़ की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए मेघालय की सबसे अधिक है। ठीक है ना। अब महत्वपूर्ण कुछ बुकों के बारे में जानेंगे। तो आज तीसरा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। तो निम्नलिखित में से किस लेखक ने पद्मावत पुस्तक लिखी? तो ए फिरदौसी ने, बी अब्दुल फजल ने, सी गुलबदन बेगम ने, या डी मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फिरदौसी ने। फिरदौसी ने लिखी कौन सी? पद्मावत पुस्तक। 36वां नंबर क्वेश्चन कहता है, देखो भाई स्लाइड अच्छी लग रही है, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कुमार संभव पुस्तक लिखी? तो कुमार संभव पुस्तक किसने लिखी थी? तो ए कालिदास ने, बी वात्सल्य ने, सी विज्ञानेश्वर ने, या डी जीवुत बाह ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कालिदास ने। कौन ने? कुमार संभव किसने लिखी है? तो कालिदास ने लिखी है। ठीक है।
तीसरे नंबर का क्वेश्चन, कल्याण ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? तो कल्याण ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? तो ए कामसूत्र, बी मिताक्षरा, सी दयाभाग और डी राजतरंगिणी। तो कल्याण ने लिखी कौन सी? राजतरंगिणी। चौथे नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्राकृतिक इतिहास पुस्तक लिखी? तो प्राकृतिक इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? तो ए डांडी ने, बी प्लिनी ने, सी अश्वमेध ने, डी अश्वघोष ने और डी भव्यभूति ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भव्यभूति ने। पाँचवें नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस लेखक ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी तो पहला ए पिंगली ने, बी कौटिल्य ने, सी डांडी ने, डी वेदव्यास ने। तो कौटिल्य। इनका और अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य। इनका और अन्य नाम क्या है? चाणक्य। ठीक है, इनका अन्य नाम और क्या है? चाणक्य भी है। ठीक है। छठवां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस लेखक ने गीत गोविंद पुस्तक लिखी? तो गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखी है? तो ए वेदव्यास ने, बी अश्वघोष ने, सी जयदेव ने, डी बाना भट्ट ने। तो बाना भट्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जयदेव ने। किसने लिखा है? जयदेव ने, सी जयदेव ने। सातवां क्वेश्चन कहता है भव्यभूति में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? भव्यभूति ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? तो ए कादम्बरी, बी उत्तर रामचरित, सी अमरकोश, डी नीति शतक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी उत्तर रामचरित ने। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अमरकोश पुस्तक लिखी? तो अमरकोश पुस्तक किसने लिखी है? तो ए भर्तृहरि ने, बी मुल्लक राज आनंद ने, सी नीदर सी चौधरी ने, या डी अमर सेन ने। तो अमर सेन ने। कौन सी? अमरकोश पुस्तक किसने लिखी है? तो अमर सेन ने। आ से अमरकोश। ठीक है। डी फिरदौसी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? तो फिरदौसी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? तो ए शाहनामा, बी अकबरनामा, सी हुमायूंनामा, डी किताब उल हिंद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए शाहनामा। अलबरूनी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? 10वां क्वेश्चन का कहता है अलबरूनी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? तो ए शाहनामा, बी अकबरनामा, सी हुमायूंनामा, डी किताब उल हिंद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी मतलब शाहनामा। लास्ट क्वेश्चन नहीं, ख़त्म भैया। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर। धन्यवाद।